हेलो एवरीवन। 29 अगस्त 29 अगस्त के न्यूज टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 5 प्रमुख टॉपिक्स हैं, कुछ संक्षिप्तियां हैं। बड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक टॉपिक का सिलेबस के साथ मैपिंग भी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कौन कौन सा टॉपिक है। पहला इन्वायरमेंट का टॉपिक है, नाजुक भागीरथी ESZ में बाईपास परियोजना को मंजूरी मिली। अब ये क्यों, जो एक डेवलपमेंट वर्सेज जो इन्वायरमेंट का डिबेट चलता है, वहाँ पे इस टॉपिक में जम के डिस्कशन होगा। मेंस के लिए आप तैयार रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक है मानसून से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि। जो मानसून आप जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं सूखा, कहीं बारिश, कहीं बार बार बारिश, कहीं बादल फटना। तो इस सब संबंध में द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, इसीलिए इसको चूज किया गया है। आपका इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए नई पहलें शुरू की। ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटरनेट की तरह बॉर्डर नहीं देखता है, तो उसके गवर्नेंस की आवश्यकता है, बड़ा मांग चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कुछ इसमें पहल की है, उसको देखेंगे। ये भी आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भारत में सड़क दुर्घटनाएं। 2023 का रिपोर्ट आया है अभी कि कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोगों की मौत हुई। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी प्रीलिम्स में कहीं आपसे नहीं पूछेगा, ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक है यूडाइस प्लस रिपोर्ट। आपका यूडाइस रिपोर्ट पूछ सकता है कौन जारी करता है, लेकिन थोड़ा सिंपल है वो। लेकिन ये आपका मेंस में वैल्यू एडिशन में आपका काम आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे काम आएगा। उसके बाद कुछ संक्षिप्तियां हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि आप सिर्फ वीडियो देख के वो फायदा नहीं ले सकते हैं, जब तक कि आप जो आज का न्यूज़ टुडे जब अपलोड हो जाएगा तो वीडियो देखने के बाद उसको पढ़िएगा, और जहाँ जहाँ मैं वैल्यू एडिशन करा रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू एडिशन कीजिए। याद रखना है आपको कि सॉफ्ट कॉपी से बेहतर है हार्ड कॉपी में पढ़िए, रिवीजन करना आसान होता है। तो पहला टॉपिक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाजुक भागीरथी ESZ में बाईपास परियोजना को मंजूरी मिली। अब ये क्यों चर्चा में है? तो भागीरथी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो एक पैनल था, जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, वो पहले उस बाईपास परियोजना को बोल चुका था कि हम मत बनाइए। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बड़ा ये क्षेत्र संवेदनशील है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार ने इसको इन प्रिंसिपल परमिशन दिया है। तो उत्तराखंड सरकार ने नटाला बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले मना कर चुका है। इसमें ये परियोजना भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आती है। इसमें इस परियोजना के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय इस परियोजना को पहले ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बता चुका है। लेकिन फिर भी जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि भले ही रक्षा मंत्रालय ने इसको सामरिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक हो सकता है ये परियोजना। तो उसके संदर्भ में पहले चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। इसी के आसपास धराली में एक फ्लैश फ्लड अभी हाल ही में आया था, और जो विशेषज्ञ हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो बाईपास मार्ग है उसमें ढलान बड़ा अस्थिर है, भूस्खलन का हमेशा खतरा बना रहता है। एक बार भूस्खलन आ भी चुका है, और ये बाईपास बनेगा तो उसके कारण से क्या होता है कि बाईपास बनने से बहुत बड़े बड़े मशीन आते हैं। जो रोड बनेगा वो बड़े बड़े मशीन आएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, जिस कारण से जो वहाँ का जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा भूस्खलन आ सकता है।
पहले भी बाढ़ आ चुका है, वहां पहले ही एक हिस्सा ढह चुका है। तो इसमें एक डिबेट आता है कि भाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक परियोजना, उसको महत्व दिया जाए या फिर पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाए। तो इसमें एक डिबेट आता है कि क्या पर्यावरण के नाम पे हम लोग सामरिक सुरक्षा को महत्व ना दें। तो पर्यावरण विशेषज्ञ ये भी कहना है कि भाई आप सामरिक सुरक्षा नो डाउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लॉन्ग टर्म गोल देखना है। तो जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि विकास बनाम पर्यावरण का जो डिबेट है बड़े स्तर पे, कि भारत को खासकर वैश्विक स्तर पे भी और खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए, कि पर्यावरण विकास, पर्यावरण संरक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तर्क आता है जो डेवलपमेंट को महत्व देते हैं, उनका कहना है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी निर्धन है, गरीब है, और उस आबादी को अगर आप एक जीवन स्तर अच्छा देना चाहते हैं तो जैसे आप भोजन देंगे, उसको ऊर्जा के लिए बिजली देंगे, तो हर चीज देने के लिए, बिजली देने के लिए या भोजन देने के लिए हर चीज का फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। मतलब प्रदूषण तो होगा ही, पर्यावरण क्षरण तो होगा ही। अगर उसको हम लोग पर्यावरण क्षरण ना करें तो क्या होगा कि विकासात्मक कार्य भी नहीं कर पाएंगे और गरीब गरीब रह जाएंगे। तो जो विकसित देश हैं वो बड़े स्तर पे पर्यावरण का क्षरण करके, कोयला जला के, पेट्रोल जला के, डीजल जला के पर्यावरण प्रदूषण पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, और लेकिन उस कारण से वहाँ के लोगों का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। अब भारत के सामने बड़ा वो दिक्कत है कि पर्यावरण संरक्षण करे जब क्लाइमेट चेंज बड़ा बड़े स्तर पे हो रहा है, या फिर अपने लोगों को ऊपर उठाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट। दूसरा है कि जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को ज्यादा महत्व देते हैं, उनका कहना है कि आप पर्यावरण जो अगर संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो नो डाउट पर्यावरण क्षरण होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं, पर्यावरण क्षरण हो गया तो जो पहले आप विकास किए भी हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने रोड बनाया और वहां एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया तो फ्लैश फ्लड आएगा, वो रोड टूट जाएगा, जैसे अभी आप बहुत जगह देख रहे हैं। तो उस विकास का क्या महत्व है जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा। तो दीर्घकालिक रूप से जो विकास है निरर्थक हो जाएगा। और ये भी उनका कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट में तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, लेकिन जो पर्यावरण प्रभाव आकलन होता है, लेकिन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो आकलन भी नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि एक ही क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोजेक्ट एक साथ मिलके वो बहुत बड़ा हानि कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जो पर्यावरण क्षरण के जो कारक हैं, कि अगर आर्थिक विकास करेंगे तो बड़े स्तर पे बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगेंगी, औद्योगिक विकास होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा, शहरीकरण होगा। तो इस पर्यावरण आकलन जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसका लोग दरकिनार कर देते हैं। इस कारण से बड़ा तीव्र गति से पर्यावरण क्षरण हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डिबेट है कि पर्यावरण को बचाएं या फिर आपको विकास करें। तो इस संदर्भ में मेंस में सवाल पूछ सकता है। ध्यान रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जीएस पेपर 1 में भी आपको पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके सोसाइटी में, या फिर आपका ज्योग्राफी में पूछ सकता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस में पूछ सकता है कि जो विकास के लिए हस्तक्षेप के लिए नीतियां बनानी पड़ती है, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ सकता है। और पेपर 3 का तो है ही पार्ट, इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट है वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और यहाँ तक कि एथिक्स में भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट के नैतिक पक्ष आपसे एथिक्स में पूछ सकता है। इससे में आप इसको बड़े स्तर पे यूज कर सकते हो। तो अब आगे जो सतत विकास, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप सिर्फ एक पक्ष को मत चुनो कि विकास करना है या पर्यावरण बचाना है, आप दोनों साथ लेके क्यों नहीं चल पा रहे हो। दोनों को साथ लेके चलो। मतलब विकास करना है लेकिन सतत रूप से पर्यावरण को बचाते हुए विकास करना है।
तो इसी सतत विकास दृष्टिकोण अलग अलग अप्रोच क्या है? तो एक अप्रोच है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। इसको बायोसेंट्रिसिज्म पर आधारित बोलते हैं। बायोसेंट्रिसिज्म दो पक्ष है। एक होता है मानव केंद्रित विकास, जिसको मानव केंद्रित विकास में कहा जाता है कि भाई जो मानव केंद्र में है और ये जो पूरा पर्यावरण है इसी के हित के लिए है। मानव श्रेष्ठ है और सारे पर्यावरण के तत्व, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु सब मानव के लिए है। तो उसको बोलते हैं मानव केंद्रित विकास, जहां मानव को सेंटर में रखा जाता है। ये पश्चिमी दुनिया का विकास का मॉडल यही रहा है, जिस कारण से जो मानव को साध्य माना गया है, लक्ष्य माना गया है, और ये पर्यावरण को साधन माना जाता है। जहां किसी चीज का साधन माना जाता है तो बड़े स्तर पे उसका यूज होता है, उपयोग होता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इस कारण से पर्यावरण क्षरण बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हुआ है। लेकिन जो भारत बहुत मतलब भारत की जो परंपरा रही है उसमें हम लोग सेंटर में पर्यावरण को रखते हैं। पर्यावरण का मतलब सिर्फ ये जंगल और जमीन और जल नहीं है, उसके अलावा आपको मानव भी है उसका एक हिस्सा, जानवर भी एक हिस्सा है, जीव जंतु पक्षी सब हिस्सा हैं। तो पर्यावरण को सेंटर में रख के विकास करना, तो मानव जो है वो इसमें साध्य नहीं है, पूरा पर्यावरण साध्य है। तो मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है इसका विपरीत दृष्टिकोण है बायोसेंट्रिसिज्म पर आधारित। इसमें मनुष्य को प्रकृति का प्रधान नहीं माना जाता है, मनुष्य को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसमें माना जाता है कि मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं में रहते हुए केवल क्वालिटेटिव विकास करना चाहिए। दूसरा है मजबूत संधारणीय विकास मॉडल। इस मजबूत संधारणीय विकास मॉडल क्या कहता है? इसमें आर्थिक जो विकास है उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाता है। जैसे भाई सरकार कुछ नीति बनाएगा कि विकास होगा, इसमें पर्यावरण क्षरण नहीं होगा, विनियमन करेगा, सरकार हस्तक्षेप करेगा, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इससे पर्यावरण संसाधन को बनाए रखते हुए विकास किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, ये भी अच्छा मॉडल है। लेकिन एक सतत विकास का एक दूसरा दृष्टिकोण है जिसमें कमजोर संधारणीय विकास पे बल देता है। इसमें जो आर्थिक विकास को पर्यावरण के मुद्दों के साथ एकीकृत तो किया जाता है, लेकिन आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मुख्य लक्ष्य ही आर्थिक विकास है। इसमें पर्यावरण का जो पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता है। मतलब इसमें यह होता है कि अगर पर्यावरण क्षरण हो रहा है तो आपको दंड देना पड़ेगा, है ना। जैसे पॉल्यूटर्स पे कॉन्सेप्ट जो है, जो पॉल्यूट कर रहे हैं उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि पर्यावरण क्षरण तो हो रहा है, क्षरण होने के बाद दंड ले रहे हो, पहले तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसे नीतिगत साधनों का उपयोग करके पर्यावरणीय हानि को पूरी तरह से रोकने की बजाय नियंत्रित करने और उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। जैसे दंड लगाया जाता है, कोई अगर फैक्ट्री है और उस पर्यावरण प्रदूषण एक लिमिट से ज्यादा कर रहा है तो उस पर दंड लगेगा, है ना, तो ताकि डिटरेंट क्रिएट हो। लेकिन ये अच्छा मॉडल आज की दुनिया में नहीं माना जाता है। एक है ट्रेडमिल दृष्टिकोण। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के समतुल्य माना जाता है। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका सिर्फ बहुत सारे पक्ष हैं। वो उसके लैंगिक पक्ष भी होंगे, उसके सामाजिक पक्ष भी होंगे, उसके आर्थिक पक्ष भी होंगे, ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। लेकिन यहाँ पे सारे पक्ष को हटा के सिर्फ आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास को ही सतत विकास मान लिया जाता है। इसमें दिक्कत क्या होता है कि पर्यावरण प्रभाव की अनदेखी की जाती है और ये माना जाता है कि अगर कुछ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो भविष्य में मानव अपनी बुद्धि से, विवेक से उसको समाप्त, उस दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकता है। तो इसका भी बड़ा एक्सट्रीम है। अगर आज के समय अगर ट्रेडमिल अप्रोच अपनाया जाए तो ये होगा कि भाई ये मान लिया जाएगा कि भविष्य में इस जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको मानव कंट्रोल कर लेगा
और अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि अगर 2 डिग्री से अधिक अगर वैश्विक तापन जो औद्योगिकरण हुआ था उस समय से अगर 2 डिग्री ज़्यादा हो गया आज, तो जो जलवायु परिवर्तन होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लगातार क्रिएट करता रहेगा। तो ये सब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनने चाहिए। आई रिपीट, नोट्स बनने चाहिए। एथिक्स में भी यूज होगा और आपका एस्से में तो यूज होगा ही, और जीएस पेपर 2-3 में जैसे मैंने समझाया होगा ही। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूं। वो क्वेश्चन है, पर इंग्लिश में देखिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन environment and development is not about choosing one over the other, but about reconciling both through sustainable pathways. Discuss in the context with the suitable example. इसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। पर्यावरण और विकास के बीच का जो संघर्ष है किसी एक को चुनने का नहीं, बल्कि दोनों को अस्थायी मार्गों के माध्यम से समेटने का है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। आसान सवाल नहीं है। इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बड़ा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मैं बोलता हूं DOQ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन DOQ बताएंगे कि इंट्रो में क्या लिखा जा सकता है। आपको आंसर नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखना है। इंट्रो क्या हो सकता है, इसका मेन बॉडी क्या हो सकता है, और इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। याद रखिए, मेन बॉडी के 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, मैं कमेंट आपका पढ़ता हूं, देखूंगा कि आप कितना कर पाते हैं। तो जरूर इसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अभी आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, डेजा वू ऑन इंडियाज मानसून वनरेबिलिटीज। उसी का हम लोग संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे। टॉपिक यहाँ पे नाम है, मानसून से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि। डेजा वू, यहाँ डेजा वू का मतलब क्या है? फ्रेंच वर्ड है डेजा वू। आप अपने डायरी में जरूर लिखिएगा, बहुत कॉमनली यूज होता है आम जिंदगी में। जब आप कुछ काम कर रहे होते, किसी से बात कर रहे होते हो, या कहीं खड़े हो, कुछ देख रहे हो, तो आपको कभी कभी फील आता है कि ये चीज, ये घटना मेरे सामने ये पहले हो चुकी है, पता नहीं पहले हुआ है कि नहीं। आपको ऐसा एहसास होता है कि पहले इस चीज को हम देख चुके हैं, इस घटना को देख चुके हैं, तो उसको बोलते हैं डेजा वू। तो डेजा वू, तो भारत में मॉनसून का जो देखा जा रहा है कि पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, हर साल वो पैटर्न बदलता जा रहा है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एक डेजा वू, पिछले साल भी वैसा ही हुआ, उससे पिछले साल भी वैसा ही हुआ, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है डेजा वू। अब इस टॉपिक पे आते हैं। ये मॉनसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं भारत की जलवायु और आपदा संबंधी सुविधा को बढ़ा रही है। अभी हाल के घटना में देखिए तो उत्तराखंड में जगह जगह फ्लैश फ्लड आए, बादल फटे। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह फ्लैश फ्लड आए, बादल फटे। अभी 1-2 दिन पहले जम्मू में बहुत बुरा हाल है। वैष्णो माता में भी जो लोग जा रहे थे, उसमें भी कुछ लोगों का देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है। और जम्मू में कहा जा रहा है 40 लोग मरे हैं। यही नहीं, आपका पंजाब में बाढ़ आ रहा है, राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा बारिश हो रही है, और इधर अपना जो गंगा बेल्ट है उसमें तुलनात्मक रूप से कम वर्षा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उसकी तीव्रता बढ़ गई है, साथ साथ बारंबारता बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि आज से 70 साल पहले चरम मौसमी घटनाएं नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले ये मौसमी घटनाओं की बारंबारता नहीं होती थी। लेकिन आप देखिएगा कि पहले जो 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सब घटनाएं होती थी, अब पूरे भारत में आप कहीं ना कहीं हर साल सुन लेते हो। तो चरम मौसमी घटनाओं, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, ठीक है।
अब जरा देखिए कि मॉनसून का बदलता स्वरूप किस प्रकार का पैटर्न देखने को भी मिल रहा है। अभी जो कुछ अनुसंधान हुए हैं उसके अनुसार जो मानसूनी पवनें हैं वो कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो वैश्विक तापन हो रहा है, उससे तापमान वृद्धि हो रही है, तो जो बादल है उसको आर्द्रता कैरिंग कैपेसिटी, एक तो तापन के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ रही है, और जो जिसके कारण जो बादल है पहले जितनी आर्द्रता कैरी कर सकती थी अब उससे ज्यादा आर्द्रता कैरी कर रही है। तो जब बारिश हो रहा है तो तीव्र बारिश हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप देखिएगा पैटर्न में चेंज, तीव्र बारिश। दूसरा देखिएगा कि पहले बहुत दिनों तक लगातार मानसून में लगातार बारिश होती थी। हमारे पिताजी लोग कहते हैं कि पहले उन लोगों को अंदाजा होता था कि एक दो दिन में हर साल बारिश होता है तो बारिश होना ही है। अब वो अंदाजा खत्म हो गया। अब ये गैप, मानसून गैप हो रहे हैं। हो सकता है कि 15 दिन तक बारिश ना हो, उसके बाद एकाएक कुछ दिन तक खूब बारिश हो, फिर 20 दिन तक ना हो। ये गैप क्रिएट हो रहा है। एल नीनो का जो प्रभाव है, तो एल नीनो का और मानसून का संबंध, उसमें परिवर्तन आ रहा है। एल नीनो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नीनो क्या है प्रीलिम्स में, ऐसे पहले पीवाईक्यू में जाके देखिएगा 2013 के पहले या उसी आसपास सवाल पूछ चुका है एल नीनो पे। तो मेंस में भी एल नीनो और मानसून के बीच संबंध पूछे जा सकते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है एल नीनो, एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी में आपको ये एल नीनो मिल जाएगा। तो क्या है कि एल नीनो जो प्रशांत महासागर में जो पूर्वी मध्य क्षेत्र है वहां जल एकाएक गर्म होता है, और ये इन जनरल एल नीनो 2 से 7 साल के बीच में कभी भी होता है। उसकी बारंबारता फिक्स नहीं है कि 3 साल पे ही होगा, 4 साल पे, 2 साल पे भी आ सकता है, या फिर 5 साल पे भी, 7 साल पे भी आ सकता है। तो जब एल नीनो आता है तो जो मानसून है वो कमजोर पड़ जाता है। तो भारत के जो मध्य भाग हैं, जो उत्तरी भाग हैं, उसमें बारिश कम होती है। आपको दक्षिण अमेरिका में बारिश बहुत ज्यादा आता है। आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया में एल नीनो के कारण सूखा पड़ जाता है। यहाँ पेरू में मछली मतलब मत्स्य जो है मछली जो मछुआरों का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मछलियाँ बहुत बड़े स्तर पे मरती हैं। तो एल नीनो का इन जनरल प्रभाव तो होता है, लेकिन वो जो एक संबंध हम लोग डिफाइन कर लिए थे वो अब संबंध में परिवर्तन आ रहा है। ये एल नीनो एनसो का पार्ट है। इसको बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ये दक्षिणी दोलन कहलाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जा सकता है। तो ये संबंध परिवर्तन हुआ है, इसके कारण एल नीनो जो मानसूनी वर्षा में कमी के बीच संबंध भी कमजोर हो रहा है। हो सकता है कि एल नीनो आया हो फिर भी बारिश खूब तेज हो रही है भारत में, जबकि पहले एल नीनो आने पे बारिश कम होती थी। तो संबंध अब परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा जो मानसून का स्थानिक वितरण है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। जहां अधिक वर्षा होती थी वहां कम वर्षा हो रही है, जिसके कारण सूखा पड़ रहा है। और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र थे, जैसे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, वहां ज्यादा बारिश आ रहा है, वहां बाढ़ आ रहा है। उसके बाद आपको जलवायु परिवर्तन के कारण जो जल स्तर बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मानसून के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। अब बादलों का जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ रही है, जिस कारण से वर्षा की तीव्रता बढ़ रही है। तो अगर आपसे ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मानसून के पैटर्न में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसका यही आंसर हो जाएगा। अब और क्या है, इस जो मानसून का जो बदलता प्रतिरूप है उसका भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तीव्र बारिश आ रही है, बादल फट रहे हैं, जिस कारण से आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ रही है। तो आपदा प्रबंधन प्रणाली है उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से आपदाएं आ रही है, आप देखिए ना, उत्तराखंड, हिमाचल, अभी जम्मू,
उस रफ्तार से हम लोग रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है, मानसून पैटर्न में बदलने से जो बीमारियां, जो संक्रामक रोग हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो फसल की उत्पादकता कम हो रही है, जो हीट स्ट्रेस, अब बहुत दिन तक क्या होता है कि मानसून आया नहीं और टेम्परेचर बढ़ता गया, जिस कारण से हीट स्ट्रेस आ रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है और डेंगू मलेरिया जैसे आपको संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। जो पहले आईएमडी पूर्वानुमान लगाता था कि भाई इस समय बारिश आएगी, ये आएगी, अब चूंकि प्रतिरूप ही बदल गया है, तो अब पूर्वानुमान में बड़ा दिक्कत हो रहा है, बड़ा चुनौती उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से सटीक पूर्वानुमान हम लोग दे नहीं पा रहे हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव किसान पे पड़ेगा। किसान को पता ही नहीं चलेगा कब भारी बारिश आएगी, कब क्या आएगा, फसल बड़े स्तर पे बर्बाद हो रहे हैं। इसका आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। भारत में जो अभी भी 51% जो कृषि है, 50% से ज़्यादा कृषि आप सिंचाई के लिए मानसून पे निर्भर हैं। मानसून पे सीधे तौर पे या वर्षा पे सीधे तौर पे निर्भर है। कृषि उत्पादकता का 40% का योगदान ये मानसून पे निर्भरता है। और यही नहीं, आज भी 47% जो जनसंख्या है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, लगभग 50% के आसपास। तो अगर आपका मानसून खराब होता है, मानसून के कारण दुष्प्रभाव होता है, तो लगभग आधी आबादी को हानि होगा। वो हानि के कारण क्या होगा, उसको आर्थिक नुकसान होगा। उस आर्थिक नुकसान के कारण क्या होगा, उसकी क्रय शक्ति घटेगी। वो जो ट्रैक्टर खरीदता है, वो विभिन्न प्रकार के सामान उपभोक्ता वस्तु खरीदता है, इस कारण से देश का जो आर्थिक विकास है वो कम होगा। और ये देश के आर्थिक विकास पे बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव जब करेगा, तो इसका इम्पैक्ट फिर शहरी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ रोजगार कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आर्थिक इसके प्रभाव पड़ रहे हैं और पड़ सकते हैं आगे। इसी संदर्भ में एक मेंस का अभ्यास प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है। जानबूझ के मैंने कठिन प्रश्न लाया है ताकि आप भी इस पे दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझा दीजिए, है ना। जरा देखिए, भारत में बार बार होने वाली मानसून जनित कृषि संकट और शहरी बाढ़ की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि यह अस्थायी समस्या नहीं बल्कि संरचनात्मक कमजोरी है। इस डेजाऊ चक्र के कारणों की विवेचना कीजिए तथा दीर्घकालिक नीतिगत उपाय सुझाइए जिनसे लचीलापन विकसित हो सके। यहां लचीलापन का इंग्लिश है रेजिलियंस। तो यूपीएससी मेंस में इस बार आप देखिएगा जी, खासकर जीएस पेपर 2 में, 3 में भी स्टेटमेंट दे देता है और आगे उसको बोलता है एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसका कंटेंट बहुत टफ नहीं होगा लेकिन डिमांड समझना टफ हो जाएगा। जो सुकरात बहुत बड़े फिलोसफर हुए ग्रीस में, उनका कहना है कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आधा उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन का भी आपको DOQ निकालना है। DOQ मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसमें ऑब्वियसली भूमिका होगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी होगा। मेन बॉडी में 2-3 पार्ट हो सकते हैं, आपको बताना है, और लास्ट में निष्कर्ष होगा। आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं मान रहा हूं, ताकि कमेंट बॉक्स में मुझे समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आप डिमांड क्या लिख रहे हैं। तो कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, खूब सोचिएगा, आधा घंटा सोचिएगा और गलती करने से मत डरिए। आइंस्टाइन कहते भी हैं कि जिसने कोई गलती नहीं किया उसने कोई नया काम नहीं किया। तो बिल्कुल गलती कीजिए। कोई बच्चा गलती करता है, बहुत खुशी होता है, बस हाँ सीखिए जरूर उससे। गलती करना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन वो सीखना आपका मौलिक कर्तव्य है, और वो आपको रास्ता दिखाना मेरा DPSP है, ठीक है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का जरूर लिखिएगा, 1 का भी और 2 का भी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। AI गवर्नेंस के संबंध में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए नई पहलें शुरू की। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है काफ़ी चर्चा में है। आप लोग भी ChatGPT और AI का यूज करते हैं। इसके लिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि भाई जैसे इंटरनेट बॉर्डर नहीं देखता है,
उसी प्रकार से एआई बॉर्डर नहीं देखता है, क्योंकि वही इंटरनेट बेस्ड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी कंपनियां भी यूज कर रही हैं अपने प्रोडक्ट में, जैसे कि फेसबुक यूज करती है एआई का, जिसमें आपको जो एल्गोरिदम आ रहा है कि भाई एल्गोरिदम का मतलब आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं उसके बाद कौन सा वीडियो आएगा, एआई डिसाइड कर रहा है। उसी प्रकार से आपका जो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो और उसका एल्गोरिदम क्या होगा कि अगला वीडियो कौन सा सजेशन देगा जिस पे आप क्लिक करते हो, तो अब ये एआई डिसाइड कर रहा है। तो एआई बेस्ड हो गया। अमेज़न पे कोई सामान खरीदते हो तो नीचे दिखता है कि भाई ये सामान भी खरीद लो, इसी जो लोगों ने ये सामान खरीदा है उसने ये भी खरीदा है। कौन डिसाइड कर रहा है? एआई डिसाइड कर रहा है। अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग या आपके डिसीजन को प्रभावित व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं। अब इस एआई का एल्गोरिदम क्या है? वो बड़ा क्या दिक्कत है कि ओपेक सिस्टम है, अपारदर्शी है। बड़े बड़े कंपनियों पे आरोप लगता है कि ये जो अपने उसके यूजर्स हैं उनके डेटा का दुरुपयोग करते हैं और इस एआई के माध्यम से बिग डेटा एनालिसिस करके उसी को फिर आगे मतलब उसका दुरुपयोग, उसी को प्रभावित करते हैं, उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इस एआई के गवर्नेंस का बड़ा मांग चल रहा था, पहले से मांग चल रहा था कि वैश्विक स्तर पे कुछ गवर्नेंस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने पहले भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पब्लिक गुड है, वर्ल्ड या ग्लोबल पब्लिक गुड। ये वर्ड लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ग्लोबल पब्लिक गुड। ये कीवर्ड की तरह आप कहीं भी लिख सकते हो, ग्लोबल पब्लिक गुड। अभी आप बोलिएगा सर ये ग्लोबल पब्लिक गुड क्या है, तो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कोविड-19 आया, बड़े स्तर पे वैक्सीन बने, तो वहां पे भी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो वैक्सीन है ये ग्लोबल पब्लिक गुड है। जब पब्लिक गुड की बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी भी इसको कोई व्यक्ति को बहिष्कृत न किया जाए यूज करने से, मतलब वैक्सीन सबको मिले। ऐसा ना हो कि कोई गरीब हो तो भाई खरीद नहीं सकता वैक्सीन तो उसको ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत दूर क्षेत्र में रह रहा है तो उस तक वैक्सीन ना पहुंचाया जाए। सभी व्यक्ति को समान रूप से इसका उपयोग करने का मौका मिले। दूसरी बात, मतलब बहिष्करण ना हो। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर इसको यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए घट जाए। नहीं, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि मैंने वैक्सीन का एग्जाम्पल आपको दिया, उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है स्वच्छ वायु का। सभी व्यक्ति को समान रूप से यूज करने की जरूरत है या आवश्यकता है। तो इस प्रकार की सेवाएं हो सकती है, वस्तु हो सकता है, संसाधन हो सकता है, उसको पब्लिक गुड घोषित कर दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य संरचना को भारत में बोला जाता है कि पब्लिक गुड घोषित कर देना चाहिए कि सभी लोग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। जहां ग्लोबल वर्ड लगाए तो इसमें विश्व में सभी व्यक्तियों के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक नया कीवर्ड आपको समझाने के लिए आपको मैंने बोला है। अब जिस चीज को मैं ग्लोबल पब्लिक गुड बोल रहा हूं तो उसका रेगुलेशन आवश्यक है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके रेगुलेशन के लिए, कुछ इसके गवर्नेंस के लिए कुछ पहल शुरू किया है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि कहां पे सर ये पूछ सकता है, तो आईआर में पूछ सकता है, या फिर ये आपको सीधे साइंस टेक में भी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पे क्या प्रभाव या आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव हो सकता है या विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, इसके रेगुलेशन के संबंध में कोई वैश्विक पहल बताएं। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। लेकिन ये गवर्नेंस में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए पहल शुरू किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको यूएनजीए कहते हैं, वो एआई के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल घोषित किया है, ये तंत्र स्थापित कर रहा है। इसमें पैक्ट फॉर द फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर आधारित है ये पहल। अब ये दोनों शब्द हम लोग बाद में देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय और असैन्य एआई गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। असैन्य इसलिए क्योंकि अब एआई का यूज डिफेंस में भी हो रहा है। अब तो कोई देश अपना संप्रभुता बचाने के लिए डिफेंस में एआई यूज कर रहा है, उसको ग्लोबली दूसरे को नहीं दे सकता है ना, उसको पब्लिक गुड घोषित नहीं कर सकता है। तो वो तो सब देशों का अपना होगा जो डिफेंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन असैन्य एआई जैसे शिक्षा के लिए, किसी अन्य चीजों के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसको भी ये गवर्नेंस में लाएगा। अब इसमें दो कौन कौन से तंत्र होंगे वो जान लीजिए। एआई पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल बनाने की बात की गई है। ये जो वैज्ञानिक पैनल है ये साक्ष्य देखेगा, एविडेंस देखेगा और उसी आधार पे इसका विश्लेषण करेगा, इसके महत्व, चुनौती, इसके संबंध में मुद्दों को बताएगा और सलाह देगा। तो ये वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करेगा, मौजूद शोध को संकलित करेगा, विश्लेषित करेगा और अवसर, खतरा और प्रभाव को समझाएगा। तो वैज्ञानिकों का एक पैनल होगा जो सलाह देगा बेसिकली। दूसरा, एक मंच बनाने की बात की गई है जहां पे सभी स्टेक होल्डर आके डिस्कस कर सकें, तो एक वैश्विक संवाद कर सकें, इसके लिए एक मंच बनाया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी और सबसे अच्छा जो कार्य पद्धति क्या हो सकता है, पीछे जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख के क्या अनुभव है उसको साझा किया जाएगा और इस पर खुली, पारदर्शी और समावेशी चर्चा की जाएगी। बेसिकली मंच बनाया जा रहा है जहां पे सभी स्टेक होल्डर, हितधारक आके डिस्कस कर सकते हैं और साथ में जो साइंटिस्ट का पैनल है वो सुझाव, सलाह देगा क्योंकि वो विशेषज्ञ लोग हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस में कहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, याद रखिए। अब इसमें वैश्विक स्तर पे और एआई गवर्नेंस के संबंध में और क्या तंत्र है, तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो पहले इसका उल्लेख हुआ है, यह 2024 में समिट हुआ था, समिट ऑफ द फ्यूचर, उसी में अपनाया गया, जिसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में एआई क्या यूज कर सकता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संदर्भ में चुनौतियां हैं, उसमें एआई क्या समाधान कर सकता है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट दूसरा है तंत्र, जिसमें पैक्ट फॉर द फ्यूचर में जो एनेक्सर था या परिशिष्ट है उसी को यहाँ पे ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट कहा गया है। यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा और एआई गवर्नेंस के लिए एक व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है एआई गवर्नेंस के लिए। ये दो तंत्र के अलावा अन्य भी कुछ तंत्र हैं, जैसे एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आईटीयू क्या है देख लीजिएगा। आईटीयू द्वारा 2017 से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन ने एआई के उपयोगी की पहचान की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने में मदद करता है। उसके अलावा ऐसे भी एआई को बढ़ावा, तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास किया, बढ़ावा दे रहे हैं जिससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। कुछ अन्य पहल भी है, जैसे 2021 में एआई एथिक्स पर पहला वैश्विक मानक अपनाया गया। यूनेस्को ने भी एआई की एथिक्स पर सिफारिशें जारी की है। तो अभी तक एआई गवर्नेंस के संबंध में ये ध्यान रखिए, कुछ कॉन्क्रीट वैश्विक समझौता नहीं हुआ है, कॉन्क्रीट ठोस रूप से अभी डेवलप हो रहा है। एआई नया चीज है तो समझौता भी नए रूप में डेवलप हो रहे हैं। आगे जाके कुछ समय बाद कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। ध्यान रखना है, मेंस में सवाल पूछने का एआई के संबंध में बड़ा चांस है, वहां पे आपको ये आपके नोट्स में होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में न के बराबर चांस है पूछने का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चौथे टॉपिक पे चलते हैं। चौथा टॉपिक है आपका भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी जी, तो उसी मंत्रालय ये रिपोर्ट जारी की है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 का डेटा है, तो कंपैरिजन भी होगा किससे, 2022 से।
यह वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है थोड़ा समझ लें। डेटा के हिसाब से बताया है कि जो कुल दुर्घटनाएं और मौतें, तो 2023 में टोटल एक्सीडेंट्स जो सड़क पे एक्सीडेंट हैं 4,80,583 एक्सीडेंट हुए। याद रखिए वो एक्सीडेंट जो रिपोर्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो गए जिनका रिपोर्ट नहीं होता है। आपको पता है कि भारत में हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग है। चलिए, तो 4,80,583 आपको सड़क दुर्घटनाएं हुए। आप पूछेंगे कि सर क्या डेटा याद रखना होगा? बिल्कुल नहीं याद रखना है आपको। प्रीलिम्स में तो खैर पूछेगा ही नहीं, टॉपिक ही मेंस का है। और दूसरी बात कि मेंस में भी इतना प्रिसाइज डेटा नहीं मांगता है। 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना में। 2023 के दौरान जो कुल दुर्घटना हुई है उसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनका प्रतिशत सोचिए 2/3 है, 66% से ज़्यादा। मतलब 2/3 एक्सीडेंट्स में यूथ या युवा इन्वॉल्व रहते हैं 18 से 45 वर्ष के हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में दुर्घटना हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। उसके बाद सड़क दुर्घटना मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन दुर्घटना के कारण जो मौतें हैं उसमें भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है, लेकिन नंबर 2 पे आपको, माफ कीजिएगा, जो दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और नंबर 2 पे तमिलनाडु है। मतलब दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। मौत सबसे ज़्यादा यूपी में हुआ है। जो राजमार्ग है, जो हाईवे है, वो हाईवे का नेटवर्क जो भारत में कुल सड़क नेटवर्क है जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवेज और आपके जो ग्रामीण सड़क है, तो उसका मात्र 5% शेयर हाईवे का है। जितना आपका सड़क नेटवर्क है उसमें मात्र 5% क्या है? हाईवेज हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट का आधे से अधिक एक्सीडेंट हाईवे पे होता है। कुल मौत जितनी होती है उसमें लगभग 60% मौतें हाईवे पे एक्सीडेंट में होती है। मतलब हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और हाईवे पे बहुत ज़्यादा मौतें होती है। जितनी जो मौतें होती हैं उसमें जो 2 व्हीलर्स हैं, दुपहिया वाहन चालक, उनका सबसे अधिक हिस्सेदारी है 45%। उसके बाद सड़क किनारे चलने वाले या सड़क पे चलने वाले जो पैदल पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनकी मौत होती है। मतलब कार वाले या फिर जो ट्रक वाले उनका कम मौत होता है। सबसे ज़्यादा जो 2 व्हीलर्स पे हैं और जो सड़क के किनारे या सड़क पे चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस उसको बोलते हैं। क्यों होती हैं ये दुर्घटनाएं? इनका प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानवीय गलतियां। भारत में जो सिविक सेंस ऐसे भी कम है, आरोप लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सड़क के संबंध में जो नियम कानून हैं उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यातायात के नियम का उल्लंघन करना, हो सकता है कि भाई वो शराब पी के ड्राइविंग कर रहा हो सकता है कि गलत लेन में चला रहा हो सकता हो कि उल्टा आ रहा हो, ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रहा हो। जो बहुत सारे लोगों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और भारत में आपको पता है कि बहुत सारे राज्य में ऐसे ही लाइसेंस बन जाता है, सही से चेक नहीं होता है कि इसको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। जो सुरक्षा उपकरण हैं जैसे कि सीट बेल्ट हुआ, हेलमेट हुआ, तो इन सब चीज़ों का सही से उपयोग नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सड़क का जो परिवेश है, जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आवासीय क्षेत्र, वहाँ भी बड़ा तीव्र गति से लोग चलाते हैं जिस कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे टर्निंग बड़ा तीखा है और कोई पहले से सड़क पे लिखा नहीं हुआ है कि ये तीव्र तीखा है, गाड़ी स्लो कर लें, टर्न बहुत तीखा है, गाड़ी स्लो कर लें। बहुत सारे लोगों का वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो कुछ ऐसे जोन्स हैं जगह जगह पे जो एक्सीडेंट प्रोन जोन कहलाते हैं। इसके अलावा जो सड़क की दशा है, अब भारत में सड़क की क्या स्थिति है आपको पता है। पॉट होल्स कितने हैं, गड्ढे कितने हैं सड़क पे, यही नहीं, जिस गुणवत्ता की सड़क बननी चाहिए उस गुणवत्ता की नहीं रहती है। तो और जो ऑडिट होना चाहिए सड़क का, वो ऑडिट नहीं होता है कि भाई यहाँ पे बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है।
रिपेयर नहीं होता है सही से। और मौसम की जो स्थिति है कि भारत में बहुत ज़्यादा तापमान, चाहे ठंड या फिर बारिश, सब तीव्र होती है, उस कारण से भी सड़क की स्थिति खराब हो जाती है। वाहनों की स्थिति, वाहन का जो उपयोग अवधि है उससे ज़्यादा लोग चलाते हैं। ओवरलोडिंग, आपको पता है कितना बड़ा चुनौती है भारत में। तो ये सब कारण है। इसके अलावा जो ड्राइवर के जो आप देखिएगा सत्यमेव जयते में आप देखेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर से जब बात हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, तो वो कहते भी हैं कि ओवर टाइम उनसे कराया जाता है, और जिस कारण से बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, खासकर कैब ड्राइवर्स भी उसमें आते हैं, जो बहुत घंटों सोते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है। ये सब भी कारण है सड़क दुर्घटना बड़े स्तर पे होने का। फिर सरकार ने क्या, जो मंत्रालय ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको दुर्घटना को कम करने के लिए कुछ उपाय किया है। तो उपाय किया है जैसे कि जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा संबंधी उपाय है, जिसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए महीना या सप्ताह ये सब घोषित किया जाता है ताकि जागरूकता बढ़े। जो अब सड़क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसका बार बार अब सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाती है। वहाँ बोर्ड लगाई जाती है कि ये दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ संभल के चलें। अब वो बोर्ड लगाया जा रहा है। इसमें जो आपको वाहन है उसमें जैसे कि पहले 2 एयरबैग्स होते थे, अब एयरबैग्स बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, सीट बेल्ट सिर्फ आगे वालों को कंपलसरी था, अब पीछे वालों को भी बोला जा रहा है कि आप सीट बेल्ट लगाएं। तो एयरबैग्स है, बच्चों की सुरक्षा, ये सब भी अब बढ़ा दी गई है। जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आया, इसके माध्यम से जो अगर आप सड़क जो नियम है उसका अगर उल्लंघन करते हैं तो दंड बढ़ा दिया गया है ताकि डिटरेंट हो, लोग गलती ना करें। और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, जो कैमरा से निगरानी अब सड़कों की अच्छे से की जा रही है। इसके अलावा जो पीड़ितों को मुआवजा और एम्बुलेंस का प्रावधान जगह जगह आपको हाईवेज पे मिलने अब शुरू हो गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो गुड सैमारिटन हैं, जो गुड सैमारिटन हैं, जिसको नेक व्यक्ति हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपको गुड सैमारिटन लिखना होगा। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर सड़क दुर्घटना हुआ और लोग गिर गए, जख्मी हैं, तो बहुत सारे लोग वॉलंटरीली, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लाभ के, वो लोगों का हेल्प करने जाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने जाते हैं। अब क्या होता है कि भारत में दिक्कत क्या था कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंचाने गए उससे भी पुलिस बार बार उसको परेशान करती है, चाहे उसको गवाही के लिए हो या फिर उसी पे आरोप लगाना हो। तो लोग डरते थे लोगों को हेल्प करने में, आज भी डरते हैं। शहरों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप देखिएगा लोग वीडियो बनाते रहते हैं, हेल्प नहीं करेंगे। तो क्योंकि वो जो लोग डरते हैं कि भविष्य में जो कार्रवाई होगी कहीं हम ही पे ना हो जाए। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें कहा गया कि जो नेक व्यक्ति हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको कम से कम सुरक्षा दो। आपको जो व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचाना है, ना कि उसको हतोत्साहित करना है। तो ये भी सरकार ने कानून बना के उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया है। ये जो टॉपिक है ये आपका गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी में है वहाँ पे सड़क एक उसका पार्ट है, वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो मेंस में पूछा जा सकता है। और इसमें जो बेसिक एनालिसिस है कि सड़क दुर्घटना भारत में क्यों हो रहे हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उस सब पे भी आपको पॉइंट तैयार करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये बड़े टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, UDAIS प्लस 2024-25 रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ये रिपोर्ट निकालती है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसको बोलते हैं UDAIS प्लस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिफारिशों के अनुरूप है। इसमें पहली बार है कि इस रिपोर्ट में जितना मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें व्यक्तिगत छात्रवार डेटा लिया गया है, मतलब प्रत्येक छात्रों का डेटा लिया गया, पहली बार हुआ है। ये छोटी बात नहीं है।
इतना मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, इतने सरकारी और प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उसमें हर एक छात्र का डेटा लिया गया है अब इस रिपोर्ट में। इसमें रिपोर्ट का कुछ निष्कर्ष है। U-DICE+ की शुरुआत पहली बार देश भर में जब से शुरुआत हुई है तो कहा गया है कि पहली बार देश भर में जो शिक्षकों की कुल संख्या है वो 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सोचिए, भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है और 2022-23 की तुलना में यह 6.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। मतलब 1 करोड़ के आस से अधिक आपके यहाँ शिक्षक हैं। जो अनुपात है छात्र शिक्षक अनुपात, जिसको PTR कहते हैं, वो पुपिल टीचर रेशियो, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया था कि 1:30 होना चाहिए, मतलब 30 छात्रों पे 1 टीचर होना चाहिए। उसमें बोला गया है कि वर्तमान PTR जब अभी जो रिपोर्ट में आया उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आगे हम लोग बढ़ गए हैं। कैसे, देखिए जरा समझिए कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हम लोग मॉडल अपना रहे थे 10+2 का, 1 से लेके 10वां तक की पढ़ाई और 11th और 12th। लेकिन न्यू एजुकेशन, माफ़ कीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मॉडल है उसमें हम लोगों ने अपनाया है 5+3+3+4 का। टोटल 15 साल का शिक्षा के संदर्भ में बात की गई है। हायर एजुकेशन में जाने के पहले 15 साल की शिक्षा की बात की गई है। उसको किस में बांटा गया है? 5+3+3+4। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें फाउंडेशन को 5 साल, प्रिपरेटरी को 3 इयर्स, मिडिल स्टेज को 3 इयर्स और सेकेंडरी स्टेज को 4 इयर्स का इसमें मॉडल तैयार किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो 5 ईयर है, उसमें 5 ईयर में, एक मिनट, ये जो 5 ईयर है इसमें आपको 3 ईयर प्री स्कूल का होता है या आंगनवाड़ी का, जिसमें आप नर्सरी, LKG, UKG बोलते हो सामान्य भाषा में, और प्लस क्लास 1-2। तो 3+2, 3 ईयर जो प्री स्कूल और 1-2 ये फाउंडेशन कहलाएगा, है ना। प्रिपरेटरी इसमें 3 ईयर, इसमें क्लास कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 5। मिडिल कौन सा है? होगा क्लास 6, 7, 8। और सेकेंडरी कौन सा क्लास हो जाएगा? 9, 10th और 11, 12th, 4 ईयर, है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसमें बोला गया है कि जब फाउंडेशन लेवल पे हम देखते हैं तो 10 बच्चों पे 1 शिक्षक है, प्रिपरेटरी लेवल पे 13 बच्चों पे 1 शिक्षक है, मिडिल लेवल पे 17 बच्चों पे 1 शिक्षक है और सेकेंडरी लेवल पे 21 बच्चों पे 1 शिक्षक है। तो मतलब हम लोग छात्र शिक्षक अनुपात में बड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो आप ये सीख लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मॉडल अपनाया गया है 5+3+3+4, तो आपको याद रखना है, ये चीज याद रखिए। और किसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना है। अब आते हैं इसमें और क्या निष्कर्ष बोला गया है। इसमें जो ड्रॉप आउट रेट कि बच्चे नामांकन के बाद भी नहीं आते हैं या अपना नामांकन ऐसे कोई रद्द कराने जाता नहीं है, आते नहीं है, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। वो प्रिपरेटरी लेवल पे 2.3% है, मिडिल लेवल पे 3.5% है और सेकेंडरी लेवल पे 8.2% है। तो इसमें पहले की तुलना में गिरावट आई है। जो सकल नामांकन अनुपात देखते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो देखिए जो आपका इसमें फाउंडेशन इस सब लेवल पे तो अब भारत में लगभग यूनिवर्सल हो चुका है, लगभग बच्चों का नामांकन हो जाता है। लेकिन मिडिल स्तर पे आज भी 90.3% है और सेकेंडरी लेवल पे 68.5% है। मतलब 9th, 10th, 11th, 12th के संदर्भ में नामांकन अनुपात 68.5% है।
ये भी आपको बता दूं कि भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हायर एजुकेशन है, अभी वर्तमान में नामांकन अनुपात 27 से 28% है। हमारा टारगेट है 2030 तक 50% करने का टारगेट है हायर एजुकेशन में। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या, मतलब पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक है ना, ऐसे भी स्कूल हैं, उसकी लगभग 6% से कमी आई है उन स्कूलों में। ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे एक भी बच्चा नहीं है, उन स्कूलों में 38% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब क्या ये सब डेटा याद रखना है? डेटा बिल्कुल याद नहीं रखना है। कुछ डेटा आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कौन सा डेटा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, देखिए जो जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस एक सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर है शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास संबंधित विषय। उसमें जो शिक्षा है उस पे सवाल पूछता है, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे सवाल पूछता है। वहां पे अगर मेंस का सवाल आएगा तो कुछ आप यहां से डेटा दे सकते हो। जैसे ये डेटा इंपॉर्टेंट है और आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल पे हम लोग इतना पहुंच चुके हैं, जो बड़ी बात है। उसी प्रकार से अगर आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो सेकेंडरी लेवल पे 68.5% पहुंच चुके हैं, ये भी अच्छा डेटा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे भी डेटा का एक टेबल है, जरा देखिए कि अवसंरचना सुविधाएं, कंप्यूटर एक्सेस जो पहले 57% था, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, अब 64% हो गया है। इंटरनेट स्कूलों में 63% तक हम लोग पहुंच गए हैं। लड़कियों का शौचालय 97.3%, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, उसमें 97% स्कूल्स में लड़कियों के लिए अलग शौचालय अब बन गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था लड़कियों के संबंध में ड्रॉप आउट होने का। तो इस चीज़ को सरकार ने समझा और लगभग यूनिवर्सल कर दिया। अब हर जगह लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। खेल का मैदान, हैंडरेल वाले रैंप, ताकि दिव्यांग बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी दिव्यांग बच्चों के संबंध में अगर सवाल आए तो आप बता सकते हैं कि जो आपका यूडाइस का ही जो रिपोर्ट है उसी में बताया गया है कि अभी भी स्कूल में जो रैंप है ताकि दिव्यांग बच्चे वहां जा सकें, 50% से थोड़ा ज़्यादा ही स्कूलों में रैंप है हैंड रेल के साथ। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लड़कियों का नामांकन, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, फिर से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा। महिला प्रतिनिधित्व जब देखिएगा तो छात्रों में, मतलब विद्यार्थियों में लड़कियों का जो अनुपात है वो 48.3% है। नॉट मतलब अच्छा, उतना बुरा नहीं है, अच्छा है। और महिला शिक्षक तो 50% से अधिक है, 54% है। ये बहुत ही अच्छा हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों डेटा आप ध्यान रख सकते हैं लैंगिक समानता के संदर्भ में। तो इसमें मैंने कोई सवाल नहीं दिया क्योंकि उस तरह का टॉपिक नहीं था। प्रीलिम्स में आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग संक्षिप्त जो सुर्खियां हैं, छोटे जो न्यूज़ हैं उसको देखते हैं। तो पहला है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको IIP कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क कीजिए इसको 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIP UPSC को बड़ा पसंद है और 2015 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आता, लेकिन 2015 में ये पूछा था IIP में कौन कौन से जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में पूछा था। रिपीट भी हो सकता है। तो चर्चा में इसलिए है कि IIP के त्वरित अनुमान के अनुसार जुलाई 2025 में औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की वृद्धि हुई है। अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, IIP इंपॉर्टेंट है। इसका जो संकलन है वो, अब ये CSO नहीं NSO, CSO और NSO को मर्ज कर दिया गया है। तो NSO द्वारा वास्तविक और औद्योगिक समृद्धि के मापन के लिए किया जाता है, NSO द्वारा। कब जारी होता है? प्रति माह। बेस ईयर क्या है? 2011-12। प्रीलिम्स में
पूछ सकता है, बेस ईयर तक पूछ सकता है, कौन जारी करता है ये पूछ सकता है। इसमें आईआईपी में क्या क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपका खनन मतलब माइनिंग, और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वेटेज भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 77% के आसपास है, ये 14.9% के आसपास है, ये 7.9% के आसपास है। एग्जैक्ट परसेंटेज जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला है। तो आईआईपी में बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से इसको 3 भाग में बांटा गया है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे कम भारांश आपको इलेक्ट्रिसिटी को है। डेटा की कमी के कारण जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्रक है या गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रक है, इसको उत्पादन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। भारत अभी भी अच्छे से इसका डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता है। एक चीज़ और बताएं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आईआईपी है, इसमें जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर, आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा गया है कि कोर इंडस्ट्रीज क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोर इंडस्ट्रीज क्या है। उस कोर इंडस्ट्रीज का 8 इंडस्ट्रीज में शामिल है, 8 कोर इंडस्ट्री। और इस 8 कोर इंडस्ट्री का पूरा अगर सामूहिक वेटेज देखोगे तो 40% के आसपास है। आपसे पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसके वेटेज को घटते क्रम में बताएं। तो ये आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देखूंगा। आप आईआईपी डैश दे के कोर इंडस्ट्रीज उसका वेटेज लिखिएगा। जो 8 इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है, उसके बाद किसको है, उसके बाद किसको है, आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आता है और इस कारण से प्रीलिम्स में पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये होमवर्क में है, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। उसके बाद अगला टॉपिक है कि सेबी का साइबर सेफ्टी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, तो जो सेबी है उसने स्पष्ट किया है कि जो साइबर सेफ्टी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, जिसको CCSRF कहते हैं, वो केवल सेबी द्वारा जो रेगुलेटेड संस्थान हैं उन्हीं प्रणालियों पर लागू होता है। सेबी से बाहर जो संस्थान है जिसको सेबी रेगुलेट नहीं करती है उन पे लागू नहीं होता है। सेबी का ये भी कहना है कि जो सेबी जिन संस्थानों को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है, अगर वो आरबीआई या किसी अन्य विनियामक संस्थान का कोई साइबर सिक्योरिटी के संबंध में कोई नियम का पालन कर रहा है जो सेबी के जो फ्रेमवर्क है उसके अनुरूप है, तो सेबी उसको भी स्वीकार कर लेगा। सेबी का CCRF एक्चुअली आया क्यों, क्योंकि सेबी जो है वो सिक्योरिटी बाजार में साइबर सुरक्षा उपाय को मजबूत करना चाहता है। इसको जारी कौन किया था, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट MIIs इसको 2015 में जारी किया था, जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जुड़ी घटनाएं, हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किन पर लागू होता है, स्टॉक ब्रोकर पे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे, म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी पे, पोर्टफोलियो मैनेजर पे। तो इन सब पे ये लागू होता है ताकि जो ये अगर शेयर मार्केट या फिर जो प्रतिभूति मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो साइबर हमला से बच सकें। तो साइबर सुरक्षा इनको प्रदान करना सेबी का जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI। ये इंडेक्स 2025 का इसका अपडेट आया है। इस इंडेक्स को जो प्रदूषण संबंधी सूचकांक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कनिकीय जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वायु प्रदूषण का, जैसे वायु प्रदूषण में आपको जैसे PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, ये सब पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इन पर्टिकुलेट मैटर्स या कनिकीय
वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसी संबंध में रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जारी इस रिपोर्ट का विकास किसने किया? माइकल ग्रीनस्टोन प्रोफेसर हैं और शिकागो विश्वविद्यालय की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसको ईपिक कहा जाता है, उनकी टीम द्वारा बनाया गया है। प्रीलिम्स में वैसे पूछेगा नहीं। इसमें बोला गया है कि भारत अगर WHO के जो मानक है पार्टिकुलेट मैटर के संबंध में वायु प्रदूषण को सीमित करने के संदर्भ में, अगर उसको भारत उस लेवल पे पहुंचता है तो जो जीवन प्रत्याशा है भारत में वो 3.5 वर्ष बढ़ जाएगा। और दिल्ली में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचिए दिल्ली कितना प्रदूषित है। दिल्ली में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.2 ईयर्स, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, ये पढ़ के डर गया। और दिल्ली में 8.2 वर्ष लोगों का जीवन बढ़ जाएगा एयर पोल्यूशन के कारण। सोचिए कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो दक्षिण एशिया है विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है। तो प्रीलिम्स में बड़ा कम चांस है पूछने का, लेकिन एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के संबंध में अगर सवाल आता है तो वैल्यू एडिशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन, वो भी मेंस में। इस रिपोर्ट से आप भूमिका बना सकते हो। इस रिपोर्ट से, इस लाइन से ऑब्वियसली आपको वहां देना है AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार, उसमें आप इस रिपोर्ट से आप निष्कर्ष बना सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट LNG के है, तरलीकृत लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अभी चर्चा में इसलिए है कि UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। 15 साल का समझौता है, जिसके तहत भारत को हर साल 10 लाख टन LNG की आपूर्ति की जाएगी। कहीं नहीं पूछेगा आपको UPSC में। अब LNG पूछ सकता है एनवायरमेंट में। LNG, तो LNG है क्या? जो प्राकृतिक गैस होता है उसका लिक्विफाइड फॉर्म होता है। उसको देखिए -260 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको सेल्सियस में -162 डिग्री सेल्सियस पे उसको तरलीकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जब उसको गैस से तरल रूप दिया जाता है तो 600 गुना छोटा हो जाता है उसका वॉल्यूम, उसका जो आयतन है 600 गुना छोटा हो जाता है। तो सोचिए कि जिस गैस को अगर लाने में 600 टैंकर्स लगते हैं, अब वो एक टैंकर में आ सकता है। तो उस कारण से होता क्या है कि इसका सुरक्षित परिवहन हो सकता है, सस्ते में परिवहन हो सकता है, लंबी दूरी तक शिपिंग हो सकता है, भंडारण, ये सब अच्छे से हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक देश USA है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कतर का स्थान आता है। कतर भी क्योंकि बहुत छोटा देश है, तो जितना छोटा देश है उसका कंजम्पशन उतना ही कम है क्योंकि जनसंख्या कम है। उस अनुरूप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट LNG का कतर करता है। भारत बहुत ज़्यादा कतर से इंपोर्ट करता है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि भाई खासकर ये डेटा 600 गुना टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक में है कपास। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क को छूट दिया है 31 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि कपास के मांग आपूर्ति में अभी वो एक डिसबैलेंस है, एक अंतर बना हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया ताकि सस्ते में कपास का इंपोर्ट हो सके और यहाँ पे फिर जो वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सब लोग जानते हैं कि ये वाइट गोल्ड कहलाता है और इसके लिए जो अनुकूल जलवायु दशा है यही प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखा गया है कि 2-3 साल पे जलवायु दशा के संबंध में कृषि से संबंधित कोई ना कोई फसल का पूछा जाता है। यह एक प्राकृतिक रेशा है, अर्ध जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय फसल है। याद रखना है उष्णकटिबंधीय, जो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाया जाता है। आपसे रबी या खरीफ या जायद ये भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कीजिए। कपास की खेती अलग अलग प्रकार की मृदाओं में होती है, लेकिन ध्यान रखना है वैसे ही मृदा में होती है जहां पे जल निकासी आसानी से हो सके। बेहतर जल निकासी इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गहरी जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में या काली चिकनी मृदा में
काली लाल मृदा दक्षिण भारत में इसकी खेती होती है। इसमें लवणता को कुछ हद तक सह सकता है, लेकिन जल भराव को बिल्कुल नहीं सह सकता है, फसल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बेहतर जल निकासी मैंने बताया, ये कपास में भी इम्पोर्टेंट है, चाय की खेती में भी बेहतर जल निकासी इम्पोर्टेंट है, और तंबाकू की खेती में भी। याद रखिएगा, तंबाकू को भी जड़ में जल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, और 210 दिन का कम से कम पाला रहित दिन चाहिए, तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपास का भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कपास की चारों प्रजातियों की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा खेती गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपको विश्वास नहीं होगा, पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में कपास की खेती होने लगी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, 2-3 आपको स्टेट पता होना चाहिए, ऊपर से नीचे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नुआखाई पर्व। प्रधानमंत्री ने नुआखाई पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आर्ट एंड कल्चर में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ये सब मेंस का टॉपिक नहीं है। नुआखाई पर्व को नवान्न भी कहा जाता है। नवान्न, अन्न इसमें नव मतलब नया, अन्न मतलब अनाज, नया अन्न। ये मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, और इस अवसर पर लोग देवताओं को नए अन्न अर्पित करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, नवान्न। नव जोड़ अन्न, नवान्न, नए अन्न अर्पित करते हैं। मौखिक रूप से यह परंपरा पटना के राजा रमई देव 1355 से 1380 के ने इस शुरुआत की थी। यह पर्व मुख्य रूप से अन्न जो है धान चावल की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो अच्छी फसल आती है तो ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, इसलिए अन्न चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका नुआखाई पर्व पूछा जा सकता है किस राज्य में मनाया जाता है ना, इसमें क्या किया जाता है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नुआखाई पर्व इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने इस योजना का जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जो उपलब्धियां हैं, उसका उल्लेख किया है। दुनिया भर का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का पहल में से एक माना जाता है, और ये राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में कार्य किया है। प्रीलिम्स में कम चांस है ये सब डेटा पूछने का, लेकिन मेंस में वैल्यू एडिशन में डेटा यूज कर सकते हो। याद रखिए, गवर्नेंस में आपका टॉपिक है सरकारी नीतियों और विकास के लिए हस्तक्षेप, गवर्नेंस का टॉपिक। तो उसमें जो विकास के लिए हस्तक्षेप है, तो उसमें आर्थिक विकास के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए हस्तक्षेप किया गया सरकार के द्वारा। तो उसी में लिखा हुआ है उसका अभिकल्पन और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे, ये सिलेबस है, इसलिए जाके सिलेबस में देखिएगा। चूंकि 11 वर्ष पूरा हुआ है, अगले साल मेंस में पूछा जा सकता है। जब पूछा जाएगा तो ये डेटा आप मेंस में इसकी उपलब्धियों का देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ये डेटा बताया है। अब तक 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं। इसमें से इन खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 38 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए जा चुके हैं, और जो खाते खुले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2/3 से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले हैं, जिससे दूर दराज के जो वंचित तबका है उसका वित्तीय समावेशन हो पाया। वो संस्थागत जो वित्त रूप में संस्थागत तंत्र बैंक से जुड़ पाया। जो इस योजना के तहत लगभग 56% बैंक खाते महिलाओं के नाम पर है। कितना शानदार बात है, आधे से अधिक बैंक खाते महिलाओं के नाम पे हैं। तो महिला वित्तीय समावेशन भी बड़े स्तर पे इसके माध्यम से हुआ है। प्रीलिम्स में डेटा नहीं पूछेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जब भी जनधन खाता या वित्तीय समावेशन का आए तो वहाँ पे वैल्यू एडिशन में आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा।
अब लास्ट टॉपिक, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। इसमें राजा पृथ्वी राय का चर्चा है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप जो असम में है आज, उस पर इन्होंने शासन किया था। खेन राजवंश से संबंधित थे। यह राजवंश खुद को नरकासुर का वंशज मानता था। यह देवी कामतेश्वरी दुर्गा का एक अवतार है, उसकी उपासना करते थे। इससे पहले पाल राजवंश था जो बंगाल, असम और बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में था। उसके पतन के बाद खेन शासक स्थानीय सरदार के रूप में उभरे। इस राजवंश को कामता साम्राज्य की शुरुआत की, उन्होंने शुरुआत की। इस साम्राज्य को कामरूद, कामरूप, कामता, कोच, हाजो के नाम से भी जाना जाता है। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान, उन्होंने कामरूप पर जो आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था, उनको पराजित किया। और कनाई वर्षी शिलालेख में तुर्कों के हुए नुकसान का प्रमाण मिलता है। मतलब बख्तियार खिलजी का जो अटैक था उसको इन्होंने, बख्तियार खिलजी को इन्होंने पराजित किया था। और युद्धबंदियों को क्षमादान और धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन इन्होंने किया था। तो बेसिकली इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है खेन राजवंश और राजा पृथ्वी राय के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, कामरूप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक है, चलिए, तो आपके सारे टॉपिक्स यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं जो यहीं पे मैं आपको शो कर देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिख के आपको आंसर देना है। आज बहुत होमवर्क मैं दे रहा हूँ। मैंने मेंस वाला 2 सवाल दिया, बीच में 1-2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दिए हैं, अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ भी है। आईआईपी के संदर्भ में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसको पढ़िएगा, इसका आंसर पहला क्वेश्चन को दीजिएगा, उसके बाद एक बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यह फसल उष्णकटिबंधीय प्रकृति की है, वही किस फसल के बारे में बात किया गया है आप देखिएगा। आज हम संक्षिप्त में पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट के बारे में कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो बहुत आसान सवाल है, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा सही करे इसको। आज बताया गया है। उसके बाद नुआखाई पर्व के बारे में आपसे पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। उसके बाद आपसे राजा पृथ्वी राय जो अभी पढ़े उसके बारे में है, किस राजवंश से संबंधित थे और किस शिलालेख में बताया गया है कि ये तुर्क जो आक्रमण किए थे, बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसको पराजित किए हैं, वही चीज़ है इसमें। जो एलएनजी के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने शो किया है, आपको सॉल्व करना है। कहीं पे अगर लगता है कि फास्ट है तो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जब आप आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं आंसर पढ़ता हूँ, याद रखिए। तो आपको मेंस वाला भी देना है और ये भी देना है। लास्ट में हम लोग अब वही सारे क्वेश्चन का मतलब आपको शो कर चुके हैं, आंसर दीजिएगा। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, डेली फॉलो कीजिए विजन आईएएस के इस न्यूज़ टुडे एनालिसिस को। थैंक यू।